हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो 10th क्लास की आरबीएससी की रिवीजन क्लासेस चल रही हैं मैथमेटिक्स की, उसमें हम पढ़ेंगे आज यूनिट 1 वैदिक मैथमेटिक्स। जो वैदिक मैथमेटिक्स है ये आपके बुक का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक, तो उसी तरीके से हम सबसे पहले क्वेश्चंस पैटर्न की बात करेंगे, चैप्टर वेटेज की बात करेंगे, फिर जो क्वेश्चंस पैटर्न के हिसाब से कौन कौन से सेक्शन में इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक, तो हम क्या बात करते हैं पहले चैप्टर वेटेज की। सेम उसी तरीके से चैप्टर वेटेज को दो तरीके से, क्वेश्चन के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से। जो क्वेश्चन है टोटल कितने आते हैं पेपर में 30 में से इस चैप्टर में से कितने आएंगे 3। सेम इसी तरीके से 80 मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स में से इस चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब किस तरीके से आएंगे देखो, क्वेश्चन पैटर्न की बात करें तो केवल सेक्शन ए और सेक्शन बी में ही इस चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया? मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी में ही इस चैप्टर से आपके सवाल आएंगे। अब किस तरीके से कितने मार्क्स के आएंगे, जो सेक्शन ए है इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन बी में इस यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक, अब देखो 2 क्वेश्चंस आएंगे और सेक्शन ए में आएंगे और 1 मार्क्स के ईच है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2 यहाँ पे हो गया, और देखो 1 क्वेश्चन सेक्शन बी में आ रहा है और 2 मार्क्स का आता है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2 + 2। तो जो पैटर्न हो गया वो 1 + 1 + 2 टाइप का हो गया। तो टोटल मार्क्स हो गए 4 और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए 3। ठीक, अब जो स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चंस है सेक्शन ए में जो आते हैं, सिंपल इस चैप्टर में देखो कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं सेक्शन ए में 2, मतलब 10 में से 2 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आ रहे हैं और एक 2 क्वेश्चंस, और जो 1 क्वेश्चन है वो सेक्शन बी में आ रहा है। इसका मतलब 10 मार्क्स में जो स्टार्टिंग के जो आपके 10 क्वेश्चंस हैं उनमें इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज है और बहुत ही इजी सा चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आरबीएससी ने इसके अंदर जो सिलेबस चेंज किया उसमें इसने रिड्यूस कर दिया है बहुत सारा सिलेबस। ठीक, तो इसमें पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूं कि आपको सवाल किस किस पे पूछ सकता है। तो पहला एडिशन दे रखा है, दूसरा सब्ट्रैक्शन दे रखा है, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ स्क्वायर, सिक्स्थ क्यूब, और जो 7 है वो दे रखा है आपको अलजेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में इंक्लूड है, मतलब इनसे ही आपके सवाल आएंगे। अब इनमें ये हो सकता है कि जैसे सब्ट्रैक्शन है, एडिशन में तो कोई मेथड नहीं है, ओनली 1 मेथड है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मेथड्स दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, लेकिन फिर भी बहुत ईजी है। अब देखो मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से इन 7 में से कहां से आपके पास आ सकते हैं। तो आप देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को भी मैं यदि बेस मेथड यूज करूं तो ये भी हो सकता है। उसके बाद स्क्वायर, क्यूब, ठीक, और अलजेब्रिक इक्वेशंस। क्यूब को भी चलो मैं मान लेता हूं कि जो सेक्शन बी में ये आ सकता है। तो जो सेक्शन ए में तो ये हो गया, ये भी ए में आ सकते हैं, ये भी ए में और ये भी ए में। जो बी में आएगा वो डिवीजन पक्का है, कंफर्म है, जो ध्वजांग मेथड या निखिलम या सूत्र प्रावर्त्य योजित, इनसे जो सवाल आएगा वो डिवीजन में आएगा, और डिवीजन में आएगा वो कौन से सेक्शन में आने की पॉसिबिलिटी है उसकी बी सेक्शन में। उसके अलावा जो क्यूब है, क्यूब में जो सब बेस सिस्टम है, सब बेस मेथड है जो निखिलम का है, वो भी आपके सेक्शन बी में आ सकता है। देखो अलजेब्रिक इक्वेशंस 1 मार्क्स में कंफर्म है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस का एक क्वेश्चन तो कंफर्म होगा जो सेक्शन ए में आएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में से किसी में भी आ सकता है। दूसरी बात, क्यूब और जो डिवीजन है उसमें सेक्शन बी में ही से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जो डिवीजन है थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी है, तो वहां पे आपको टाइम लग सकता है। तो ये हो गई आपके क्वेश्चंस पैटर्न के और चैप्टर वेटेज की। अब 1 बाय 1 करके हम यूनिट 1 में सेक्शन वाइज हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है,
देखो सेक्शन ए में 1 मार्क्स के आने की पॉसिबिलिटी है इस सवाल की। तो क्या ऐड बाय यूजिंग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन मेथड। ठीक, अब एकाधिकेन जो पूर्वेन मेथड है इसमें मैं ये भी लिख देता हूं प्लस में, जो क्योंकि आपके जो मेथड आएगा वो शून्यांत मेथड आएगा। शून्यांत मतलब एकाधिकेन पूर्वेन प्लस शून्यांत मेथड से आपको इस क्वेश्चंस को सोल्व करना, मतलब आपको एडिशन करना है। ठीक, अब ध्यान देना, सिंपल एकाधिकेन पूर्वेन की बात करें तो हम सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे, लेकिन यदि आपके पास शून्यांत मेथड भी यदि बोल दिया एकाधिकेन के साथ तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे डबल डिजिट्स को एक साथ ऐड करना पड़ेगा। ठीक, डबल डिजिट्स का मतलब क्या कि जब मैं इनके एडिशन करने जाऊंगा तो हम यदि सिंपल मेथड की बात करें जनरल, ठीक, तो हम क्या करते हैं 9 और 5 ऐड करते हैं, फिर 5 यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 7, फिर रिजल्ट आएगा उसको 6 से ऐड करते हैं। लेकिन ये जो मेथड है उसको शून्यांत मेथड भी यूज करवा रहे हैं। इसका मतलब आपको यहाँ पे कितने डिजिट को ऐड करना है, 2 डिजिट को ऐड करना है। जैसे 89 को ऐड किया 15 से, फिर 15 यहाँ से जो रिजल्ट आया उसको 37 से, इस तरीके से आपको इनको ऐड करना है। लेकिन क्या बातें ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो इसका जो नेम है उस पे जाओ, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन का मतलब देखो हिंदी में समझोगे इन चीजों को तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एकाधिकेन मतलब एक अधिक। अब इसका मतलब एक अधिकेन जो कहीं पे भी आ जाता है तो फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है कि जब भी एक अधिकेन की बात आएगी तो कहीं ना कहीं डॉट लगेगा। डॉट क्यों लगेगा कि आपको एक अधिक करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, जब भी एकाधिकेन की बात आए तो डॉट लगेगा, लेकिन डॉट कहां पे लगेगा ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो डॉट लगेगा वो वहां पे लगेगा जहां पे जो आपका सम 100 या 100 से ज्यादा जा रहा हो। ठीक, मतलब आप 2 डिजिट के पेयर लिए और उनको ऐड कर रहे हो तो जब तक डॉट नहीं लगेगा जब तक उनका सम 100 से कम आ रहा होगा। लेकिन 100 या 100 से ज्यादा होगा तो क्या लगेगा, डॉट लगेगा। और डॉट कहां लगेगा, जहां पे भी दो नंबर, जैसे यहाँ पे एक पेयर है और ये पेयर ऐड किया, यहीं पे 100 आ गया, इसका मतलब जस्ट आगे वाले डिजिट के ऊपर क्या लगेगा, डॉट लगेगा। ठीक, जब डॉट लगा दिया तो उसके बाद कितना लेके चलना है, उसके बाद ये लेके चलना है कि 100 से कितना ज्यादा है। ठीक, अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है एकाधिकेन में डॉट इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या लगेगा, डॉट लगेगा। अब देखो जब शून्यांत की बात आई तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे। मतलब 89 को किससे ऐड करेंगे, 15 से। अब 89 को जब मैं 15 से ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 104। क्या डॉट लगेगा, क्या बिल्कुल डॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि जो इन पेयर्स को ऐड किया तो 100 से या 100 से ऊपर गए, इसका मतलब डॉट लगेगा। डॉट कहां पे लगेगा कि जहां पे आपने ऐड किया है, देखो इनको ऐड किया, इसका मतलब नीचे नंबर जो आ रहा है ऐड कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाले डिजिट पे क्या लगेगा, डॉट लगेगा। ठीक है, अब जब डॉट लग गया तो अब आगे कितना ऐड करना है, देखो यहां तक तो ऐड कर लिया, आगे 37 में कितना ऐड करना है आपको, 37 में ऐड करेंगे जो 100 से अबव बच के। देखो डॉट का मतलब ये होता है कि 100 तो काम में आ गया आगे जाके, समझ गए। अब देखो यहां पे कितना बचा, 4, इसका मतलब 4 को किसके साथ ऐड करना है, 37 के साथ। जब 4 को 37 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, 41। क्या वो 100 या 100 से ज्यादा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसका मतलब डॉट नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, आगे जाके ऐड करेंगे। तो 37 और 4 तो कितना होता है, 41। अब 41 को किससे ऐड करेंगे, 76 से। जब 41 को 76 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और क्या डॉट लगेगा, क्या बिल्कुल डॉट लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 100 से ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब डॉट लगेगा। कब लगेगा, क्योंकि 76 को ऐड करने से आया, इसका मतलब 76 के जस्ट आगे वाले डिजिट पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। तो अब यहां पे कितना लिखूंगा, 100 से कितना ज्यादा है, 17। ये लो, मतलब इनका काम खत्म हो गया। अब मैं इधर आता हूं, अब मैं इधर आऊंगा तो मैं केवल ये ऐड करूंगा या फिर पूरे पेयर लेके चलूंगा। आपको कितने थे डिजिट लेके चलने हैं, 2 डिजिट लेके चलने हैं। तो यहाँ पे देखो 67 में ऐड होगा कितना, 57 होगा या 58 होगा। आपको पता है कि डॉट लगते ही उस नंबर का क्या हो जाता है, 1 मोर हो जाता है। इसका मतलब 67 में कितना ऐड होगा, 58। तो 67 में ऐड होगा 58 तो कितना आएगा, 15, 1 और ये कितना हो गया, 125। ठीक,
अब जब 125 आया तो क्या डॉट लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। क्यों? क्योंकि 100 से अबव गया। लेकिन कहां पे लगेगा? किसको ऐड किया? 58 को, तब अपने पास 100 से ज्यादा। इसका मतलब 58 के आगे वाले डिजिट पे क्या लगेगा? डॉट। लेकिन आगे कोई डिजिट है क्या? जब डिजिट नहीं होता तो क्या लगा देते हैं? 0, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? डॉट। समझ गए? अब मैं 48 में कितना ऐड करूं? क्योंकि डॉट लगते हैं इसमें से कितना कम हो जाता है? 100। इसका मतलब कितना बच गया? 25। 25 किसके साथ ऐड कर दो? 48 के साथ। जब 25 को 48 के साथ ऐड करूंगा तो बताओ कितना आएगा? 73। क्या 73 आने से डॉट लगेगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि 100 से ज्यादा नहीं है। 73, तो 73 को किसके साथ ऐड करूंगा? ये 89 है या फिर 90? 89 पे एक अधिक लगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी? 90। इसका मतलब 73 के साथ क्या ऐड करोगे? 90। तो 3 163। अब देखो 163 आया, क्या डॉट लगेगा? क्या बिल्कुल लगेगा। कहां पे लगेगा? किसके ऐड करने से 100 से ज्यादा जा रहा है? 89। 89 के आगे डिजिट नहीं, इसका मतलब किसके ऊपर लगा दो? 0 के ऊपर। तो यहाँ पे कितना बचेगा? 63। तो 63 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे बताओ क्या आएगा? 0 डॉट 0 डॉट। मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई अब? 1, और ये भी क्या हो गई? 1। जब 1, और देखो यहाँ पे अब डबल नहीं है, डबल नहीं है तो जब लास्ट में आपके पास सिंगल बच रहा है तो सिंगल को ही ऐड करना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सम तो आपका 100 के हिसाब से दिखना है। तो ये जो 1 और ये 1 कितना हो गया? 2। तो जो आंसर आया वो कितना आ गया? 26,317। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट बाय यूजिंग वैदिक मेथड। मतलब वैदिक मेथड की हेल्प से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो सब्ट्रैक्शन है ओनली वन ही मेथड है, वहां पे तो वैसे भी दे रखा है बुक में, एकाधिकेन पूर्वेन एकाधिकेन न्यूनेन, ऐसे सिस्टम दे रखे हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, सेम उसी को फॉलो करना है बोर्ड में। वो क्या है कि यहाँ पे एक वर्ड आएगा, जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका परम मित्र। सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है वहां, लेकिन आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि परम मित्र अंक काम में आएगा। इंग्लिश में भी इसको यही बोला गया है बुक में, ठीक। अब जो परम मित्र अंक है वो क्या होता है, ठीक। परम मित्र अंक आपके जो बुक में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें केवल 10 को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर्स है उसमें बेस हम का इतना यूज करते हैं 10। तो जैसे मैं पूछूं कि 5 का जो परम मित्र अंक है वो क्या होगा, इसका मतलब आप ये देखो कि जो 5 है इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए, ठीक। आपको हमेशा यही देखना है कि उसमें क्या ऐड करें कि 10 आ जाए, तो वही क्या होगा उसका परम मित्र अंक। तो 5 में क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए, क्या ऐड करूंगा मैं? 5 ही ऐड करूंगा। इसका मतलब 5 ही इस 5 का क्या है? परम मित्र, ठीक। इसी तरीके से यदि मैं बात करूं कि 3 का परम मित्र अंक क्या है, तो आप ये देखो कि 3 में मैं क्या ऐड करूं कि 10 आ जाए, तो आप बोलोगे कि 7 ऐड करो। इसका मतलब 7 क्या है? परम मित्र अंक है किसका? 3 का, ठीक। यदि मैं बात करूं कि 6 का परम मित्र अंक है, तो आप बोलोगे कि 6 का जो परम मित्र अंक है यदि इसमें ऐड करेंगे तो 10 आना चाहिए। इसका मतलब 6 का परम मित्र अंक कौन है? 4 है, ठीक। तो ये तो परम मित्र अंक की बात हुई। सबसे पहले तो इसमें एक वर्ड ये याद रखना है कि परम मित्र अंक काम में आएगा कहां पे? सब्ट्रैक्शन में। उसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है वो ध्यान में रखना है कि यहां पे भी क्या लगेगा? डॉट। यहां पे भी क्या लगेगा? डॉट लगेगा। अब जो डॉट है, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था एडिशन का, उसमें भी डॉट लगा था एकाधिकेन पूर्वेन में, ठीक। तो डॉट लगा, क्यों लगा और कहां पे लगेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए हमेशा, कि जब भी डॉट लगे तो दो क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए कि क्यों लगा और कहां लगेगा, और उसके बाद हम उसको यूज कैसे करेंगे, ठीक। तो यहां पे जो डॉट लगेगा, ये डॉट वहां पे लगेगा, इसमें जो डॉट लगेगा वो तब लगेगा जब ऊपर वाले डिजिट में से नीचे वाला डिजिट सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, उस केस में क्या लगेगा? डॉट। यदि सिंपल सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो। जैसे मैं पूछूं कि 6 तो ऊपर लिखा हुआ और 5 नीचे लिखा हुआ है, और 6 में 5 चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। कितना आएगा? 1। तो वहां पे डॉट की टेंशन नहीं है, लेकिन डॉट तो तब लगेगा जब ऊपर तो 5 आ जाए और नीचे 6। क्या 5 में 6 चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या लगेगा? डॉट लगेगा। और डॉट लगेगा तो कहां लगेगा? उस डिजिट के आगे वाले डिजिट पे लगेगा जो सब्ट्रैक्ट
नहीं हो रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 5 में से 6 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसका मतलब कौन नहीं जा रहा, 6। इसका मतलब 6 के आगे वाला डिजिट कौन है, 4। इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, डॉट लगा देंगे। ठीक, तो ये तो बात हुई किसकी, डॉट की। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ध्यान से समझना। अब डॉट है तो डॉट तो हमेशा किसकी बात होगी, एकाधिकन की। जैसे मैं 4 के ऊपर डॉट लगा, इसका मतलब वो क्या बन गया, 4 से 1 ज्यादा 5 बन गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो यहां से स्टार्ट होंगे। 5 में से 6, यहाँ पे ओनली 1 डिजिट्स लेनी है, डबल नहीं लेना है। यहाँ पे 1 एडिशन में शून्यान्त मेथड था, वहां पे हमने डबल ली थी। जैसे 5 में यदि मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूं, होगा क्या, नहीं होगा। नहीं होगा इसका मतलब कौन नहीं हो रहा, 6 के आगे वाले डिजिट पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। अब क्या करें, अब आपको ये देखना है कि जो नीचे वाला जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, तो इस 6 का परमित रंग कौन है, 6 में क्या ऐड करूं कि 10 आना चाहिए, 4। ये मत समझ लेना कि ये वाला 4 है परमित रंग, नहीं, आपको बस सिंपल ये देखना है कि 6 में क्या ऐड करे कि उसकी वैल्यू 10 आ जाए, 4। इसका वाला 4 क्या होगा, इसका परमित रंग। ठीक है, ये हो गया। अब जो परमित रंग है उसको किस में ऐड करेंगे, ऊपर वाले डिजिट में। तो कितना आ गया, 4 और 5 कितना आ गया, 9। दोबारा से इसको ध्यान में देना। सब्ट्रैक्ट किया, नहीं हुआ, क्या लगाया, डॉट लगाया। फिर क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था उसका परमित रंग लेके आएंगे, परमित रंग को ऊपर वाले डिजिट के साथ ऐड कर देंगे। कितना आया, 9 आया। क्या, अब ये देखो, ये 3 और ये क्या है, 4 है या 5 है, 4 के ऊपर डॉट लगा हुआ, इसका मतलब एकाधिक लगा हुआ, तो ये क्या है, 5 है। 3 में 5 जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, इसका मतलब सामने वाले डिजिट पे क्या लगा दो, डॉट लगा दो। डॉट लगाने के बाद वापस आओ। अब यहाँ पे देखो कि परमित रंग चाहिए किसका, 4 का नहीं, किसका, 5 का। 5 का परमित रंग कौन आता है, 5 किस में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8। यहाँ पे आ जाओ, 7 में 6 जाएगा क्या, 7 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 6, तो 7 में 6 तो चला जाएगा, कितना आया, 1। क्या 6 में 7 चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब डॉट लगेगा। 7 का परमित रंग कौन है, 3, और 3 किसके साथ ऐड होगा, 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 9। सेम इसी तरीके से 4 में से 4 चला जाएगा क्या, 0 से होगा, कोई टेंशन नहीं। 7 में 8 चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसका मतलब क्या लगेगा, डॉट। अब 8 का परमित रंग ढूंढो कौन है, 2 और 7 कितना होगा, 9, और 3 में से 3 गया तो 0। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन करेंगे, जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, 9, और ये 0, 9, 1 और 89। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मल्टीप्लाई बाय यूजिंग सूत्र ऊर्ध्व त्रिभुज 518 इंटू 512, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबर्स को आप लिख लो, 518 और 512। उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे कि हम पेयर्स बनाते हैं। जो पेयर्स बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डिजिट लेंगे, जो ग्रुप बनाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आया, 5। फिर फर्स्ट और सेकंड को एक साथ लेंगे, फिर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को एक साथ लेंगे। जब कंप्लीट हो जाते हैं, देखो हमने इधर से स्टार्ट किया, एक एक लेना, फर्स्ट लिया, फिर ये दोनों लिए, फिर ये तीनों लिए। ठीक, सेम यदि वो तीनों कंप्लीट आ जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ये वाले छोड़ते चलेंगे। जैसे 5 1 8 आ गया, इसका मतलब 5 को छोड़ दिया तो 18 आ गया, फिर क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक, मतलब इधर से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे, डिजिट्स को लेते हैं, फिर वापस हम क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, 5 5 1, और यहाँ क्या जाएगा, 5 1 2 और 1 2 और फिर 2। तो ये तो बन गए आपके पेयर्स। ठीक, अब जो पेयर्स बन गए तो यहाँ पे इनको कॉलम नाम दे देता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कॉलम हो गए। ठीक, अब जो कॉलम हो गए, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो किस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान से समझना इस चीज को। अब देखो करना क्या है, सिंपल, आपको यहाँ पे सिंगल डिजिट है दोनों में, तो ये आपस में मल्टीप्लाई, जब डबल होंगे तो आपस में क्या होंगे, क्रॉस। इसीलिए तो ऊर्ध्व त्रिभुज हम बोला है इनको, मतलब तिर्यक भी होंगे और ऊर्ध्व भी होंगे। ये कैसे मल्टीप्लाई होंगे, इस तरीके से, ये इस तरीके से, और ये आपस में ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक, अब जहां जहां ये गैप है वहां वहां आपको ये ओब्लिक लगा देना, लगा दिया। ठीक, अब करना क्या है, आपको यहाँ पे इनके मल्टीप्लाई लिखना है, जो भी पेयर बन रहे हैं मल्टीप्लाई। जहां पे 2 पेयर बने, इसका मतलब पहले तो उन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस, फिर सेकंड पेयर को मल्टीप्लाई करो। जैसे यहाँ पे 3 पेयर बन रहा है, एक तो 5 और 2 का, 8 और 5 का, और 1 और 1 का। क्या करो, पहले इस पेयर को मल्टीप्लाई करो,
फिर प्लस, फिर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस, फिर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो फिर प्लस। तो जैसे इसकी बात करूँ तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं वहां पे 25। जब ये पेयर आ रहा है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 1 5, फिर क्या आएगा प्लस, फिर 5 इंटू 1 ये भी 5 आया। ये इस पेयर की बात, जैसे ये 5 इंटू 2 तो कितना आया 10 प्लस, फिर 1 और 1 1, ये कितना आ जाएगा 40। जब इसकी बात करूंगा तो 2 प्लस 8 और ये कितना आ गया 16। ठीक है, अब देखो, अब इनको सोल्व कर लेते हैं एक बार, जो अंदर प्लस वाले हैं उससे पहले हम कहीं पे भी कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये तो कितना हो जाएगा 11 जैसे 51 10 और 16। अब ये जो ऊर्ध्वाधर त्रिभुज है इसमें ये सिस्टम है कि जितने भी ओब्लिक हैं, जितने भी ये कॉलम्स हैं, इधर वाले सभी कॉलम्स में ओनली 1 डिजिट रहना चाहिए। ठीक, लास्ट तक मतलब 1 डिजिट रहना चाहिए। उसके बाद जैसे 1 1 रहेंगे उनको हमको चिपका के एक साथ लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पे 16 है तो 16 में पहले ये यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 6। तो ऐसे स्टेप्स आपको लिखनी है। तो देखो क्या करेंगे, 25 10, उधर से स्टार्ट करना है, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं से भी हम स्टार्ट कर ली। 51, अब जब ये 1 इधर आएगा तो 10 और 1 कितने हो जाएंगे 11/6। फिर देखो आगे क्या करेंगे, 25 10, अब इसका 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 52 1 और 16। फिर अगेन इसको सोल्व करेंगे तो 25, अब ये इसका 5 आएगा, इधर 5 आएगा तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 1, सॉरी ये इसका 2 भी तो है 1 और 6, ये आ गया। ठीक, अब ये जो 15 बचा इसका क्या जाएगा यहाँ पे 1, जैसे ये 1 जाएगा तो क्या आएगा 25 और 1 कितना हो जाएगा 26 ओब्लिक, क्या बच गया 5 2 1 और 6। अब देखो कॉलम बीच में गायब मत कर देना। पहले कॉलम कितने थे 5, तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। अब देखो जो लास्ट का कॉलम है उसमें कितने भी डिजिट आ सकते हैं, लेकिन यहां से लेके यहां तक सभी में कितने डिजिट होनी चाहिए 1। यदि एक्स्ट्रा है उनको क्या कर हम धीरे धीरे इस साइड भेज रहे, जो आंसर आएगा। अब सिंपल यदि इन सब में ओनली यूनिट 1 डिजिट हो गया, इसका मतलब इन सबको चिपका के लिख दो 26 5 2 1 6, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 104 बाय यूजिंग सूत्र निखिलम मेथड। ठीक, अब जो सूत्र निखिलम मेथड है, ये जो वर्ड है ना, जो निखिलम जो वर्ड है निखिलम मेथड, ये बहुत जगह पे काम आएगा। देखो कहाँ कहाँ काम आ सकता है ये, एक तो आपको मल्टीप्लाई में, ठीक, दूसरा ये काम आएगा आपके डिवीजन में, जो थर्ड काम आएगा स्क्वायर में, और 4 काम आएगा ये आपका क्यूब में। मतलब ये 4 जगह पे काम आएगा, चाहे वो क्यूब हो, स्क्वायर हो, डिवीजन हो या फिर मल्टीप्लाई हो। इन 4 में निखिलम मेथड यूज होता है। ठीक, अब जब ये निखिलम मेथड यूज होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इन सब में कॉमन होगा। जो कॉमन है वो क्या है कि जहां पे भी निखिलम वर्ड आएगा तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जो निखिलम है वो 2 तरीके के मेथड होते हैं। एक तो बेस मेथड होता है, सेकंड आपका कौन सा मेथड होता है, सब बेस मेथड होता है। ठीक, इसका मतलब मल्टीप्लाई में बोले जैसे निखिलम मेथड आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे बेस और सब बेस वाला सिस्टम होगा। जब स्क्वायर और क्यूब की बात आए तो भी यदि निखिलम मेथड से करवा रहे हैं इसका मतलब बेस और सब बेस की बात होगी। अब जो अगला सवाल है आपसे ये है कि यहाँ पे बेस क्या होता है, सब बेस क्या होगा। ठीक, अब उनको ध्यान से समझना, और जो बेस और सब बेस है उनको अच्छी तरीके से समझना। ठीक, जो बेस होगा वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि जो नंबर है वो कितने डिजिट्स का दे रखा है। जैसे मल्टीप्लाई करवा रहा है तो कितने डिजिट के नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करवा रहा है, जैसे 2 डिजिट के नंबर के बीच में मल्टीप्लाई करवा रहा है। या फिर यदि आपसे क्यूब करवा रहा है तो ये देखो कि जो क्यूब जिस नंबर का करवा रहा है वो कितने डिजिट का है। या फिर आपसे पूछे कि स्क्वायर, जब भी आपको ये देखना है कि वो कितने डिजिट का नंबर आपको दे रखा है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स को देख के ही आपको वहां पे बेस आइडेंटिफाई करना है। ये मेरा मेथड है, बुक में तो अलग अलग तरीके से कर रखा है, लेकिन एग्जाम में आप जो मैं मेथड बता रहा हूं उसी से आपको करके आना है।
क्योंकि ये एक सिंपल बेस और सब बेस आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूँ, जो कि मेथड तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे हम बुक में करते हैं। ठीक, तो आपको जो बेस देखना है वो क्या देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट देखना है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर। ठीक है, अब देखो जब आपके पास जो नंबर दे रखा है यदि वो 2 डिजिट का है तो जो बेस होगा वो कितना होगा, हमेशा 10। मैं बोल रहा हूं आपको क्या मानना है, वहां पे 10। यदि वहां पे 3 डिजिट्स का नंबर गिवन हो तो बेस कितना मानोगे वहां पे, 100। यदि 4 डिजिट का हो तो 1000, यदि 5 डिजिट का हो तो 10,000। मतलब आपको क्या करना है कि उतने ही जीरो कम लेके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है पहले तो, कि बेस आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स देख के। यदि 2 डिजिट का है तो 10 और 3 डिजिट का है तो 100। ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद यदि जब बेस कंप्लीट होता है तो जो अगला सवाल आता है आपका सब बेस डिजिट का। अब सब बेस डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेस आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद सब बेस डिजिट पे आते हैं। जो सब बेस डिजिट है वो आपको इस तरीके से देखना है कि जैसे मैं बात करूं कि 54, तो 54 में बताओ बेस क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि कितना होगा, 10। क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है वो कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। इसका मतलब इसका जो बेस होगा वो कितना होगा, 10। अब मैं बात करूं कि सब बेस डिजिट कैसे आइडेंटिफाई करने, तो आप ये देखोगे ये जो 10 है, जो बेस है, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 54 के आसपास आ जाए। मतलब 10 को कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 54 के आसपास आ जाए। तो आप बोलोगे कि मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50। मतलब 54 के आसपास तो आ गया ना। इसका मतलब जो 5 है वो क्या होगा आपका सब बेस डिजिट। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 104, बताओ इसमें बेस क्या होगा, जो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, 100। उसके बाद बोलो कि सब बेस डिजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 100 को 1 से ही तो मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा। इसका मतलब 1 क्या हो गया वहां पे, सब बेस डिजिट हो गया। तो देखो बेस आइडेंटिफाई कर लिया, सब बेस डिजिट आइडेंटिफाई कर लिया। अब तीसरा जो वर्ड आता है वो आता है ओनली सब बेस, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं वो होते हैं सब बेस और सब बेस डिजिट में। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो सब बेस डिजिट है वो तो वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक, और जो सब बेस है वो नंबर है जो आप बेस को और सब बेस डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास, वो क्या होगा आपका सब बेस। तो यहाँ इस केस में सब बेस क्या हो गया 50, और इस केस में जो सब बेस होगा वो क्या होगा 100 इंटू 1 क्या हो गया। मैं सिंपल सी बात करूं कि 93 के अंदर बताओ, मैं पहले बेस आइडेंटिफाई करवा लेता हूं, उसके बाद यहाँ पे सब बेस डिजिट, और फिर तीसरा जो क्वेश्चन आता आपका सब बेस। ये 3 चीजें मैं यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं। ठीक, अब खुद बताओ कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का। इसका मतलब यहाँ पे बेस क्या मान लेता हूं, बेस कितना आएगा, 2 नहीं आके क्या आएगा 10। सब बेस डिजिट की बात करूं कि 10 को कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करे कि मैं 93 के आसपास पहुंच जाऊं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा क्या 9। और मैं सब बेस की बात करूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 90, तो सब बेस क्या हो जाएगा 90। तो देखो 3 टर्म से आपने पढ़ ली, बेस, सब बेस डिजिट और सब बेस। फोर्थ जो यहाँ पे टर्म होगा वो होगा आपका डेविएशन। क्या होगा, डेविएशन। अब ये जो डेविएशन है वो क्या होगा, 2 चीजें। एक और बात यहां पे मैं बताना भूल गया कि जब आपके पास सब बेस डिजिट 1 आ रही हो, जब आपके पास सब बेस डिजिट कितना आ रही हो 1 आ रही हो, तो आपको जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो हमेशा बेस वाले फॉर्मूले आपको यूज करना है। ठीक है, अब देखो डेविएशन भी यहाँ पे 2 तरीके से होगा। जब सिंपल हम बेस वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं तो डेविएशन क्या होगा, नंबर माइनस बेस। सिंपल यदि बेस वाले फॉर्मूले लगा रहे हैं तो डेविएशन क्या होगा, नंबर माइनस बेस। और यदि हम सब बेस के फॉर्मूले लगा रहे हैं तो जो डेविएशन होगा वो होगा नंबर माइनस सब बेस।
ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। मतलब डेविएशन के फॉर्मूला तो देखो, डेविएशन तो सेम है लेकिन जो फॉर्मूला हम उनको यूज अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। बेस वाले केस में नंबर माइनस बेस, सब बेस वाले केस में नंबर माइनस सब बेस। अब मैं बताऊं कि बेस कब यूज करेंगे, जब आपके पास सब बेस डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आगे काम आने वाला था, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 यहाँ पे यूज आता, तो मैं पहले इन सब चीजों को समझा दिया। अब इनके देखो इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। निखिलम है, तो देखो सवाल में क्या क्या चाहिए आपको, नंबर चाहिए और डेविएशन चाहिए। लेकिन डेविएशन पे पहुंचेंगे तो क्या क्या चाहिए आपको, बेस चाहिए, सब बेस डिजिट चाहिए, उसके बाद सब बेस चाहिए, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे डेविएशन का। देखो जो गिवन नंबर है वो क्या आपका 104। अब मैं इसकी केस की बात करूँ, बताओ बेस क्या होगा, तो आप खुद बता दो कि बेस कितना यूज करेंगे यहाँ पे 100। क्यों, क्योंकि 3 डिजिट्स का है। उसके बाद मैं पूछूं कि बताओ सब बेस डिजिट क्या होगा, तो आपका आंसर कितना होगा 1। फिर मैं पूछूं कि देखो सब बेस डिजिट 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूले लगाने वो कौन से वाले फॉर्मूले लगाएंगे हम, सिंपल बेस वाले। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पहले ही लिख रखा है, तो आपको क्या करना है कि इस फॉर्मूले को मेमोराइज करना है, अदरवाइज एग्जाम में क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। समझ गए होगे, ठीक है। तो देखो अब यदि सब बेस आ गया, अब मेरे को क्या चाहिए, जब 1 आ जाता है तो फॉर्मूला हम किसका यूज करेंगे, बेस वाले का। तो बेस वाले का फॉर्मूले में तो आपको नंबर चाहिए और डेविएशन चाहिए। जो नंबर है वो एक्चुअल में कौन सा नंबर होता है, गिवन नंबर। अब डेविएशन चाहिए, तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा बेस के केस में, नंबर माइनस बेस। ठीक, अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बेस माइनस नंबर होता है, नंबर माइनस बेस। तो आपको याद रखना है कि नंबर माइनस बेस होता है। ठीक, तो नंबर क्या था आपका 104 माइनस 100, तो कितना आ गया डेविएशन 04। ठीक, अब हम फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो नंबर स्क्वायर 104 स्क्वायर, मतलब ये तो क्या हो गया स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, ये आपका फाइंड करना है, इज इक्वल टू, फिर नंबर दे रखा है 104 प्लस डेविएशन ओब्लिक डेविएशन स्क्वायर 04 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ओब्लिक लगा हुआ है, इसका मतलब देखो ओब्लिक लगा हुआ तो एक पार्ट तो ये आ गया और सेकंड पार्ट ये आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितने कॉलम है, 2 कॉलम। तो इसको तो मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ और इसको सेकंड कॉलम नाम। ठीक, इसको सोल्व करेंगे तो 108 आ गया और ये 16 आ गया। ठीक, अब यदि पिछला जो क्वेश्चन किया था सूत्र उर्दू तिरव्यम, वहां पे भी कॉलम्स आए थे, फिर कॉलम्स आए थे तो लास्ट में जो अपने दिमाग में क्वेश्चन था कि हम कॉलम्स में कितने डिजिट्स रखें, ये था। तो इसमें भी वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। जब भी आपके पास ये कॉलम्स बनते हैं तो लास्ट में जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि कितने डिजिट्स रखने हैं। ठीक, तो उसमें तो क्या था कि हम किसके तरीके से रख रहे थे कि 1 डिजिट रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो डिजिट्स रखेंगे वो डिपेंड करेगा आपके बेस के जीरोस पे, कि यहाँ पे बेस में कितने जीरो हैं उतने ही उधर वाले कॉलम्स में डिजिट रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं 2, और इस कॉलम में भी कितने डिजिट्स हैं 2। इसका मतलब सिंपल आपको क्या करना है, ओब्लिक को हटाना है। तो 10816 यही क्या हो गया आपका आंसर। अब यदि 16 तो जैसे यहाँ पे आ गया, सपोज 20 यहाँ पे, इसका मतलब 2 डिजिट चाहिए। सपोज यहाँ पे 3 डिजिट आ जाते तो 1 को इधर लेके आ जाते, लेकिन यदि कम होते तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता आपको, 0 लगाना पड़ता। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 64 बाय यूजिंग सूत्र निखिलम मेथड। ठीक, वही निखिलम मेथड है उसको पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे सब बेस यूज हो रहा है। देखो कैसे यूज होगा, सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा आपको, गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है 64। ठीक, उसके बाद में क्या फाइंड करना पड़ेगा, बेस। मतलब बेस कितना है, कितने डिजिट का है 2, इसका मतलब बेस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सब बेस डिजिट। सब बेस डिजिट क्या होगा कि 10 को कौन से नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास 60 के मतलब 64 के आसपास पहुंचे। तो 64 के आसपास पहुंचने के लिए कहां पे पहुंचोगे आप, 60 पे, इसका मतलब 6 आ गए। ठीक, अब देखो यदि सब बेस डिजिट 1 होता है तो ही हम कौन से फॉर्मूले यूज करते हैं, बेस वाले। लेकिन यहाँ 6 आ गए, इसका मतलब यहाँ कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे हम, सब बेस के। देखो इसका मतलब सब बेस डिजिट आ गया, तो सब बेस क्या होगा,
इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 60। ये क्या आ गया आपका सब बेस आ गया। अब जब सब बेस आ जाता है तो फॉर्मूले पे जाओ, सब बेस डिजिट 6, ठीक है, नंबर भी मिल गया। क्या चाहिए अब डेविएशन चाहिए, तो डेविएशन क्या होगा, जब बेस आता है तो नंबर माइनस बेस होता है, जब सब बेस आएगा तो नंबर माइनस सब बेस, नंबर माइनस सब बेस, ठीक। इसका मतलब नंबर तो क्या दे रहेगा 64 माइनस सब बेस बोल रहा हूं, सब बेस डिजिट नहीं बोला, तो यह कितना है 60, तो कितना आ गया 4, ठीक। अब क्या करते हैं हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या है नंबर स्क्वायर, तो वो तो किसके लिए 64 स्क्वायर, मतलब इस स्क्वायर का नंबर फाइंड करना, और क्या आएगा वो सब बेस डिजिट कितना आया 6 ब्रैकेट नंबर 64 प्लस डेविएशन क्या आया 4, फिर ओब्लिक डेविएशन स्क्वायर 16। समझ में आ गया। अब देखो सोल्व करते हैं, यहां पे भी कॉलम कितने बने, एक तो ओब्लिक के इधर वाला फर्स्ट कॉलम और इधर सेकंड कॉलम, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 6 और ये 68 ओब्लिक 16। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा, पहले मल्टीप्लाई करना है, इधर पूरा ब्लॉक सोल्व करना है, तो 8 आया, 4 बच गया और ये कितना हो गया 408 16, ठीक है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन से कॉलम में कितने डिजिट रखते हैं, मतलब लास्ट वाले कॉलम में कितने डिजिट्स रखेंगे। तो जब बेस और सब बेस वाले निकलम मेथड की बात आएगी तो आपको किसको देखना है, बेस में कितने जीरोज हैं, तो बेस में कितने जीरो हैं ओनली 1। इसका मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा ओनली 1 डिजिट रखना पड़ेगा। इसका मतलब जो 1 है, 1 का मतलब वो उधर से 1 रखना पड़ेगा, तो ये 1 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा 409 और 6। अब देखो क्या 1 डिजिट आ गया, क्या आ गया, इसका मतलब इनको चिपका के लिख देते हैं, तो आंसर आ गया क्या आ गया 4096। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द क्यूब ऑफ 105, मतलब 105 बाय यूजिंग सूत्र निकलम मेथड। सेम वही है निकलम मेथड है, इसका मतलब बेस देखना पड़ेगा, सब बेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, सब बेस डिजिट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद फॉर्मूले पे जाएंगे डेविएशन। लेकिन ये बात बता रहा हूँ कि फॉर्मूले याद होने चाहिए आपके, यदि फॉर्मूले याद नहीं है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, चाहे एग्जाम में आपको बेस सब बेस। ये है कि पास होने वाले जो स्टूडेंट हो वो सिंपल आपको यहाँ तक भी पहुंच जाएंगे कि बेस सब बेस डिजिट और सब बेस और डेविएशन तक, तो वो उनको तो मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको पास नहीं होना, आपको अच्छे मार्क्स भी लेके आना है। तो क्यूब ऑफ 105, इसका मतलब जो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर है वो क्या आपका 105। अब बताओ बेस क्या होगा, कितने डिजिट का है 2 डिजिट 3 डिजिट्स का, इसका मतलब 100 होगा। सब बेस डिजिट की बात करूं तो बताओ क्या होएगा, सब बेस डिजिट की बात करूंगा तो 1 आएगा। जब सब बेस डिजिट 1 हो जाता है तो आप क्या करोगे, जो फॉर्मूले यूज करोगे वो सारे फॉर्मूले किसके यूज होंगे आपके बेस के, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे सब बेस फाइंड करना ही नहीं है, सब बेस डिजिट 1 आ गया तो फॉर्मूले ही आपको बेस वाले यूज करने, इसका मतलब सब बेस पे जाना ही नहीं है। तो जो डेविएशन आएगा क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है बेस के केस में नंबर माइनस बेस, ठीक। अब बताओ नंबर तो क्या है 105 और बेस कितना है 100, इसका मतलब जो डेविएशन आ गया वो क्या आ गया 05, ठीक। अब फॉर्मूला लगाते हैं हम किसका क्यूब का। अब क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो नंबर क्यूब, तो जो नंबर है वो तो क्या दे रखा है 105 होल क्यूब, ठीक, क्यूब आ गया। उसके बाद नंबर प्लस 2 इंटू डेविएशन 5 है ओब्लिक 3 इंटू डेविएशन स्क्वायर 5 स्क्वायर ओब्लिक और डेविएशन का क्यूब, ये आ गया। अब सोल्व करते हैं, ये क्या होगा 10 और 10 इसके साथ होगा तो 115, 3 इंटू ये 5 इंटू 5 के 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और ये क्या आ जाएगा 125, ठीक। अब क्या करेंगे वही बात है, देखो कितने कॉलम्स आ गए फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब लास्ट में यही होता है कि इधर वाले जितने भी कॉलम्स हैं उनमें कितने डिजिट्स आपको रखने हैं। तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, किस पे जाना है
बेस के जीरो पे, जितने बेस में जीरो होंगे उतने ही क्या रखोगे आप वहां पे डिजिट्स रखोगे। तो देखो क्या होगा, तो 115 क्यूब इक्वल टू, ये तो है ही है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये वाला जो है ये कहां चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो देखो क्या होगा 75, लेकिन ये 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 76/25। अब बताओ क्या मैं ऑब्लिक को हटा के ऐसे कैसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ क्योंकि इधर वाले जितने भी कॉलम्स है सब में कितने डिजिट आ गए 2, और जीरो भी कितने हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, फाइंड द क्यूब ऑफ 35 बाय यूजिंग सूत्र निखिलम मेथड। आपको सूत्र निखिलम मेथड यूज करना है क्या करने के लिए, 35 का क्यूब फाइंड करने के लिए। अब देखो 35 है, इसको हम बेस के हेल्प से करें या फिर सब बेस के हेल्प से करें, वो कैसे मालूम पड़ेगा, यदि सब बेस डिजिट 1 आ गए इसका मतलब बेस वाला फॉर्मूला लगेगा, यदि सब बेस डिजिट 1 नहीं आ रहा तो कौन से फॉर्मूले लगेंगे, हमारे सब बेस वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि जो गिवन नंबर है, जो गिवन नंबर है वो कितने है 35। अब 35 के हिसाब से यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका बेस क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा कि ये तो 2 डिजिट का नंबर है, यदि 2 डिजिट का नंबर है तो बेस कितना लेंगे हम 10 लेंगे, इसका मतलब बेस भी कंफर्म हो गया। उसके बाद जब बेस कंफर्म हो जाता है तो किसके पास आते हैं सब बेस डिजिट। अब सब बेस डिजिट देखो, सब बेस डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, सब बेस डिजिट बेस को ऐसे नंबर से, ऐसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो कि हम 35 के आसपास पहुंच जाएं। तो 35 के अराउंड पहुंचेंगे तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो 3 से या फिर 4 से, हम मिनिमम वाला रखते हैं। तो कितना हो गया 3। अब यदि मैं सब बेस डिजिट भी फाइंड कर लिया तो क्या फाइंड करेंगे सब बेस, तो सब बेस विल बी 10 इंटू 3, क्यों, क्योंकि सब बेस इज इक्वल टू बेस इंटू सब बेस डिजिट, तो विल बी 30। इसका मतलब सब बेस भी फाइंड कर लिया। अब यदि सब बेस भी आ गया, नंबर भी आ गया, बेस भी आ गया, तो फॉर्मूला बताओ बेस का लगेगा या सब बेस का लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सब बेस डिजिट है वो क्या है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा सब बेस का लगेगा। और जो सब बेस का क्यूब फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है आपका नंबर क्यूब, मतलब नंबर का क्यूब फाइंड करना आपको। तो जो फॉर्मूला वो क्या है सब बेस डिजिट स्क्वायर ब्रैकेट नंबर प्लस 2 इंटू डिविजन सब बेस इंटू 3 इंटू डिविजन स्क्वायर ऑब्लिक डिविजन क्यूब। इसका मतलब देखो अब ये जो चीजें अपने फाइंड किए हैं इसके अलावा और किसकी जरूरत है, ठीक किसकी नीड है, सब बेस डिजिट आ गया, बिल्कुल आ गया, नंबर जो गिवन नंबर होता है वही आपका गिवन नंबर होगा। उसके बाद डिविजन फाइंड करना है, डिविजन अभी अपने फाइंड नहीं किया, सब बेस डिजिट, ये भी क्या आपका सब बेस डिजिट है, ठीक है, इंटू 3 इंटू डिविजन, यहाँ पे डिविजन, इसका मतलब डिविजन आपको फाइंड करना है। तो डिविजन क्या होगा सब बेस के केस में, नंबर माइनस सब बेस, यही होता है। यदि बेस के केस में पूछो तो क्या होगा नंबर माइनस बेस, तो नंबर तो कितना आपका 35, सब बेस कितने हैं 30, इसका मतलब डिविजन कितना हो गया 5 आ गया, ठीक है, डिविजन आ गया। अब हम क्या करते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो जैसे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगी, देखो सब बेस डिजिट स्क्वायर, तो सब बेस डिजिट कितने हैं 3, तो 3 स्क्वायर ब्रैकेट नंबर 35 प्लस 2 इंटू डिविजन कितना है 5, ये हो गया। फिर क्या आएगा आपका ओब्लिक, फिर सब बेस डिजिट 3 इंटू 3 इंटू, देखो ये वाला 3 तो ऑलरेडी फॉर्मूले में है, ये क्या है 3 सब बेस डिजिट 2 डिविजन स्क्वायर, इसका मतलब 5 स्क्वायर ऑब्लिक डिविजन क्यूब। तो यदि इसको सोल्व करेंगे तो 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 10, और 10 और 35 कितना हो जाएगा 45 ऑब्लिक, ये कितना होगा 3 और 3 9 इंटू 25, ये ऑब्लिक आ गया, ठीक है। उसके बाद 5 क्यूब कितना हो जाएगा 125, ये आया। अब देखो आगे क्या करना है, 9 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 9 को 25 से मल्टीप्लाई करना, यदि 9 को 45 से करूंगा तो कितना आएगा 5, उसके बाद में 40 ऑब्लिक, यदि 9 को 25 से करूंगा तो कितना आएगा 5 आया, फिर 4, 9 2 जा
18, 18 और 4 22, ये हो गया 125। अब लास्ट में यदि आपके पास ये जो कॉलम्स आते हैं, देखो कितने कॉलम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये कॉलम कौन सा हो गया, थर्ड। अब ये जो कॉलम्स मिले इनके अंदर कितने तक डिजिट्स रहने चाहिए, लास्ट आपके पास ये क्वेश्चन है। तो देखो बेस में आओ, बेस में कितने जीरो, ओनली 1। इसका मतलब इधर वाले जितने भी कॉलम्स हैं उनमें कितने डिजिट होना चाहिए, 1 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उनको क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे। तो इस केस में देखो यहाँ पे इस केस में क्या है, एक्स्ट्रा 12, क्योंकि 1 डिजिट ही तो रहना चाहिए। तो 12 इधर आएगा, तो 225 में 12 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 405। तो ऐसे कैसे, यहाँ कितना हो जाएगा 2, 12 आएगा तो 37 और यहाँ 5 बच गया। उसके बाद यहाँ से जो 23 है वो कहाँ जाएगा, इधर। जब 23 को इधर लेके आओगे तो 405 प्लस 23 कितना जाएगा 428/7 और ये 5। अब बताओ इस वाले ब्लॉक में, मतलब इस वाले कॉलम में तो कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन इधर वाले में कितने होने चाहिए, 1 1। आ गए क्या, आ गए। तो इसका मतलब क्या हो, ये जो ओब्लिक्स है इनको आप रिमूव करके डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। जो आंसर आएगा किसका, 35 क्यूब इक्वल टू क्या आएगा 428/7/5। यही क्या होगा आपका। इस तरीके से आपके स्क्वायर, क्यूब दोनों मेथड से, बेस और सब बेस मेथड से कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे जो सिंपल इक्वेशंस है उनको वैदिक मेथड से कैसे सोल्व करता है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। पहला सूत्र प्रावर्त योजित, जो सेकंड है वो है आपका सूत्र शून्य समुच्चय मेथड। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। जो फर्स्ट मेथड आपका सूत्र प्रावर्त योजित, इसमें तो क्या होगा कि आपको x की वैल्यू के लिए या फिर कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू के लिए आपको फॉर्मूले देगा। ठीक, मतलब फिक्स होगा, डिफाइन होगा कि ऐसी इक्वेशन आएगी, मतलब इस टाइप की इक्वेशन आएगी उसके लिए x के लिए ये फॉर्मूला होगा, और इस टाइप की इक्वेशन आएगी उसके लिए x का फॉर्मूला ये होगा। लेकिन जब सूत्र शून्य समुच्चय में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, किसी ना किसी को हम इक्वल 0 रखते हैं। ठीक, अब वो क्या हो सकता है, या तो डायरेक्ट वेरिएबल को 0 करें, या फिर कॉमन फैक्टर को 0 करें, या फिर डिनोमिनेटर के सम को 0 करें, या फिर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर के डिफरेंस या सम को 0 करें। तो वहां पे हम किसी ना किसी को 0 करेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इक्वेशंस कौन से टाइप की है, मतलब वहां पे कौन सा एप्लीकेशन लग रहा है। तो यहाँ पे यदि सूत्र प्रावर्त योजित की बात करें तो आपके पास 4 एप्लीकेशंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो 4 एप्लीकेशंस है ये डिफाइन कर रहे हैं कि इक्वेशंस के टाइप को, मतलब इस तरीके की इक्वेशन है जब आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यदि इक्वल है तो जो x का फॉर्मूला ये होगा। यदि सेम ही वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन यदि इनको हमने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया तो जो x का फॉर्मूला ये होगा। अब ये जो फॉर्मूले है ना, वह एक्चुअल में पूरा कंप्लीट सोल्व करने के बाद जो लास्ट का जो रिजल्ट आता है उसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे कुछ भी नहीं है। यदि हम सिंपल, यदि ये फॉर्मूले नहीं बताएं और आपको इक्वेशंस दे दें तो आप इनके विदाउट भी कर सकते हो, लेकिन इन्होंने वैदिक का मतलब ये बोल दिया कि आप शॉर्टकट मेथड से चलो। अब शॉर्टकट में तो तभी चल पाओगे या तो फिर कुछ ना कुछ लॉजिक लगे या फिर उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला हो। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसमें ये फॉर्मूला है कि यदि आपके पास 2 लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल में तो जो x का फॉर्मूला होगा x इज इक्वल टू d माइनस बी अपॉन a माइनस सी। मतलब ये जो b है इसको इधर लेके चले जाओ और c को उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा d माइनस बी और a माइनस सी हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया। यदि इसको देखें कि कैसे फाइंड करना है तो आप देखो कैसे फाइंड करोगे, ax प्लस बी इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये तो आपको गिवन ही है। अब क्या करो, जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साइड में लेके आओ, तो ax माइनस सी एक्स इज इक्वल टू डी माइनस बी। तो क्या होगा, x कॉमन आया, a माइनस सी इक्वल टू डी माइनस बी। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब डी माइनस बी अपॉन a माइनस सी, ये आ गया। तो एक्चुअल में इस तरीके से आप सोल्व करके फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको वैदिक मेथड यूज करना है। वैदिक मेथड का मतलब फॉर्मूले ही यूज करना है। यदि आप इस तरीके से चले गए, लॉन्ग मेथड से जा रहे हो, इसका मतलब एग्जाम जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि इसको सोल्व करें, जब क्यू को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें और पी को भी यहाँ मल्टीप्लाई करें, तो जो फॉर्मूला आएगा एक्स का, ये फॉर्मूला आ सकता है। ठीक, फॉर्मूले डेराइव ना करके, डेराइव आप कर सकते हो खुद भी। यदि एग्जाम में आप भूल गए कि फॉर्मूले कैसे डेराइव करना है तो आप सिंपल इस तरीके से सॉल्यूशन करके रफ में और फॉर्मूला लेके आओ, फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाओ। ठीक, अब देखो यदि जो फर्स्ट एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट एप्लीकेशन में 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं और जो सेकंड है उसमें क्या कर रखा है, उनको किसी न किसी नंबर से
डिवाइड कर रखा है। तो क्या कर रहा है सिंपल, देखो ये फॉर्मूला आया था, ये जो फॉर्मूला आया था यहाँ पे भी फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन सिंपल सा ये है कि ऊपर जो है यहाँ पे P और Q से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे Q और P से मल्टीप्लाई किया, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपॉन में क्या आ रहा है, P और Q आ रहा है, तो PQ और यहाँ पे QP। तो ये दोनों एप्लीकेशंस आई थिंक आपको याद हो गए होंगे। थर्ड एप्लीकेशन में चलते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में क्या है, देखो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आपस में मतलब टू फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई में, LHS में भी 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई में और इधर भी 2 फैक्टर्स हैं। ठीक, जो x का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू सी डी माइनस ए बी अपॉन ए बी माइनस सी माइनस डी। तो सिंपल सा है, देखो ये दोनों इस साइड में, इसका मतलब इस साइड में तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी डी, और ये इधर है तो ए बी, और साइन क्या लगा देता हूँ, माइनस का। उसके बाद इनको लिख लो ऐसे कैसे, a प्लस बी, इधर वाले प्लस में लिख रहे हैं और इधर वाले माइनस में लिख रहे हैं। बताओ ये भी x का फॉर्मूला आया नहीं आया, आ गया। ठीक, इसका मतलब थर्ड एप्लीकेशंस भी आपको याद हो गया। फोर्थ एप्लीकेशंस में क्या होगा, फोर्थ एप्लीकेशंस में देखो सिंपल से 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये आप हो गया, और ये दोनों प्लस में और इक्वल टू क्या आपका 0 है। तो जो 0 है इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये 4 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इनके टाइप्स भी याद होने चाहिए कि इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। अब हम क्या करेंगे, इनके एक एक एग्जाम्पल भी चलेंगे। वैसे आरबीएससी में देखो पैटर्न चेंज हुआ है, मैक्सिमम जो 12th क्लास में अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था उसमें एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स आए, और जो अपने ब्लू प्रिंट है उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पेपर नहीं आया। तो आपको क्या करना है कि मैंने तो एग्जाम्पल्स लिए, तो आपको एग्जाम्पल्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद ऐसे भी नहीं कि एक्सरसाइज आएगी नहीं, तो एक्सरसाइज पढ़ना है, क्या पता 12th में तो पैटर्न पे नहीं आया हो लेकिन आपका पैटर्न बेस्ड आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स करते हैं। जो एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सोल्व द सिंपल इक्वेशन x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 और x माइनस 4। मतलब यहाँ पे देखो इधर भी 2 फैक्टर है और इधर भी 2 फैक्टर है। तो बताओ कौन सा एप्लीकेशन लगेगा इसमें, एप्लीकेशन नंबर 3 लगेगा। देखो ये क्या सेम पैटर्न है क्या, बिल्कुल। आप दोनों पैटर्न्स को मैच करो, बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, ए और बी, सी और डी की। तो ए की वैल्यू तो कितनी आ गई यहाँ से 1, जो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू -3 है या फिर 3 है, विद साइन लेना है। तो सी की वैल्यू आई -3 और डी की वैल्यू आ गई -4। ये जितने भी फॉर्मूले अभी हमने 4 एप्लीकेशंस देखे, उन 4 एप्लीकेशंस में जो भी ABCD आ रहे हैं, से एम एन आ रहे हैं, वो विद साइन होंगे, ये ध्यान रखना। तो ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू सी डी -3 to -4, फिर क्या आएगा -1 इंटू 2 अपॉन ये क्या आएगा a प्लस बी 1 प्लस 2 माइनस -3 माइनस 4। जब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो -3 और -4 मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आएगा 12 -2, ये कितना आएगा 3 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 10, और ये भी कितना आ रहा है 10 ही आ रहा है। देखो 3 प्लस 3 10, तो क्या हो गया 1। इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 1। अब आप ये भी चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक करो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका सही हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे 1 रखो, देखो x इज इक्वल टू 1 रखो, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 3, और इधर 1 रखेंगे तो -2, और 1 रखेंगे तो -3। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है -6, और इसको सोल्व कर रहे हैं सॉरी +6, और इसको सोल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है। इसका मतलब आपके जो वैल्यू आई x की वो वैल्यू आपकी सही है। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे वो एग्जाम्पल होगा 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सोल्व द इक्वेशंस 4 अपॉन x प्लस 2 प्लस 3 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो कि वो जो 4 एप्लीकेशंस जो हमने पढ़े हैं उनमें से कौन सा एप्लीकेशंस इसके अंदर लग रहा है। तो आप देखोगे जो एप्लीकेशन लग रहा है वो कौन सा लगेगा इसमें, फोर्थ एप्लीकेशन। जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या है, m अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b इज इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस, ये माइनस का ध्यान रखना हमेशा, ये माइनस मिस्टेक करवा सकता है, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ से यदि इसको और इसको कंपेयर करें तो एम और एन, ए और बी की वैल्यू फाइंड करें तो एम की वैल्यू तो क्या आ गई 4, ये हो गया। उसके बाद एन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे था 3, फिर ए की वैल्यू क्या आ गई 2 और बी की वैल्यू 5। तो ये वैल्यूज आ गई। जब ये वैल्यू आ गई तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस एम बी 4 इंटू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 5 ही तो है,
तो 5 प्लस एन ए, एन की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 2 अपॉन एम प्लस एन, तो एम प्लस एन क्या होगा 4 प्लस 3 होगा। ठीक, अब यदि इसको सोल्व करें तो माइनस सी कितना होगा 20 प्लस 6 अपॉन 7, ये तो एक साथ ही थे। तो यहाँ पे देखो -26 अपॉन 7, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई -26 अपॉन 7। इस तरीके से आपको इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस याद होनी चाहिए, तो आप इनको बहुत ही सिंपली सोल्व कर सकते हो। इसके बाद मैंने बताया था कि जो सिंपल इक्वेशन है उसके दो मेथड्स हैं, एक तो सूत्र प्रावर्ती योजना से, और जो सेकंड मेथड है वो आपका सूत्र शून्य समुच्चय। ठीक, अब शून्य समुच्चय में क्या होगा कि किसी ना किसी को हम इक्वल 0 रखें। वहां पे तो क्या था कि सूत्र प्रावर्ती हो जाती है, इसका मतलब आप फॉर्मूले थे, यहाँ पे हम किसी ना किसी को 0 रखेंगे। अब हर एक केस में, हर एप्लीकेशंस में ये देखेंगे कि किसको कहाँ पे 0 रखेंगे और कब रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोले कि इफ x इज ए कॉमन फैक्टर इन ऑल द टर्म्स ऑफ कंसर्न देन x इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास जो इक्वेशंस दे रखी है उसमें सभी टर्म्स में यदि x कॉमन आ रहा है तो जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज कर रहा हूं कि ये तो x के लिए बोला है, इफ x इज ए कॉमन फैक्टर इन द ऑल टर्म्स कंसर्न देन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि बोल देता हूं कि कुछ भी समझो, कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, इफ एनी एक्सप्रेशन इज कॉमन फैक्टर इन द ऑल टर्म्स कंसर्न देन एक्सप्रेशन के इक्वल क्या रख देंगे हम 0, और वहां से क्या आ जाएगी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब वो कैसे पता चलेगा, मैंने दोनों एग्जांपल इसीलिए हैं कि आपके जो बुक में डेफिनेशन लिखी है वो सिंपल ये वाली डेफिनेशन लिखी है, इफ x इज ए कॉमन फैक्टर, मतलब x के बारे में। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, कोई फैक्टर है, कॉमन फैक्टर भी आ जाता है x के अलावा, जैसे x प्लस ए आ गया या फिर x प्लस 1 आ गया या x प्लस बी आ गया, कुछ भी आ गया। यदि सभी टर्म्स में यदि वो कॉमन फैक्टर है तो उसके इक्वल 0 रखेंगे, और उसके इक्वल 0 रख के हम क्या करेंगे उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल 1 है उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे टर्म्स की बात करें, देखो कुछ बच्चों को तो यही कंफ्यूज होता है कि टर्म्स क्या होता है। तो आप देखो कि जो टर्म्स है उनको हम सेग्रीगेट करते हैं प्लस माइनस साइन से। सपोज इस तरीके से आ गया कोई भी और फिर प्लस इस तरीके का, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसको वन टर्म्स, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ बोलते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ये देखो कि प्लस माइनस से कितने टर्म्स बन रहे हैं, मतलब प्लस माइनस से जो भी सेग्रीगेट हो रहे हैं वही आपके टर्म्स होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अब ये देखो क्या सभी टर्म्स में LHS और RHS सभी साइड में आपको देखना है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो क्या हो गया x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में क्या करें, क्या डायरेक्ट x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे? नहीं, आपको पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इन द गिवन इक्वेशंस x इज ए कॉमन फैक्टर इन द ऑल टर्म्स कंसर्न देन x इज इक्वल टू 0। मतलब ये एप्लीकेशन जो ये स्टेटमेंट है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद जब मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में क्या बोला सॉल्व द इक्वेशन। तो आपको देखो ये वाला टर्म्स, ये कंप्लीट वन टर्म्स है, सही है कंप्लीट। इस टर्म्स में और इस टर्म्स में क्या कॉमन है x प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया सेकंड में जो कॉमन है उसके इक्वल क्या करेंगे हम 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। ठीक, तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो हम 1 बाय 1 करके इसके खूब सारे एप्लीकेशन है, लगभग 5 to 6 एप्लीकेशन, उन सभी को हम देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है अब ये तो सिंपल सिंपल देखो 1 मार्क्स के चल रहे, मैंने वहां पे बहुत अच्छे तरीके वहां मार्किंग का ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का आ सकता है, ये क्वेश्चन इतने नंबर का आएगा। अब हम क्या करते हैं सूत्र शून्य समुच्चय का सेकंड एप्लीकेशन देखते हैं। जो सेकंड एप्लीकेशन है वो क्या है, इफ इन ए लीनियर इक्वेशन द इंडिपेंडेंट टर्म्स इन बोथ द साइड्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज 0। मतलब जिसके साथ जो वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्ड कोई भी वैल्यू है, यदि वो दोनों साइड में इक्वल है, मतलब LHS और RHS में, इसका मतलब क्या होगा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। देखो पहले भी वेरिएबल की वैल्यू 0 थी, लेकिन वहां पे क्या था कि सभी में कॉमन फैक्टर हो। एक दूसरे को यदि आप रिलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, जल्दी याद होंगी चीजें। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि यदि आपके जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है, मतलब जो भी वैल्यू है वो क्या होंगी LHS और RHS में हम देखें तो क्या होगी सेम। इसका मतलब वहां पे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो देखो कैसे चेक करें,
जब आपके पास मल्टीप्लाई होता है ना, तो मल्टीप्लाई में भी क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट जो वैल्यू है वो भी आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखें, जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, और ये अकेला टर्म है। ठीक, अब क्या करना है कि आपको इंडिपेंडेंट वैल्यू फाइंड करनी है कि एलएचएस में कितनी है और आरएचएस में कितनी है। तो आप क्या करो, सिंपल देखो, यहाँ पे 3 है, 3 किसके साथ ऐड होगा, 5, और फिर किसके साथ ऐड होगा, 4 के साथ, तो 3 + 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इन एलएचएस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, ठीक, वो क्या होगी, तो देखो क्या होगी, 3 + 5 + 4 कितनी होगी, 8 + 4 12। और यदि हम आरएचएस में देखें तो कुछ बोलेंगे 6, लेकिन ये जो 2 है वो पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी, तो क्यों, इसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 12 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है उसकी वैल्यू कितनी है, 12, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, आरएचएस में जो इंडिपेंडेंट टर्म्स है उसकी वैल्यू के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल दिखाना और ये डेफिनेशन आपको लिख के और इसको क्या कर देना, x = 0। जो सेकंड है उसको देखो, सेकंड क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, मतलब यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, सेम यही कंसेप्ट आपने सूत्र प्रावर्ती योजित में भी देखा था। तो यदि आपको सिंपल बोले कि आपको वैदिक मेथड से इसको सोल्व करना है, तो आप चाहे वो लगाओ चाहे ये लगाओ। लेकिन यदि आपको ये बोल दिया कि सूत्र प्रावर्ती योजित से करो, तो फॉर्मूला लगाना है। यदि आपको सूत्र शून्य समुच्चय से बोल दिया, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन लगेगी। ठीक, एप्लीकेशन हम एग्जाम्पल करते जा रहे हैं, आपको याद होते जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो, ये और ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं 1 और 9 को ऐड कर दूं, क्योंकि 1 और 9 एडिशन में है ही नहीं, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे इस साइड में यदि मैं इंडिपेंडेंट टर्म्स की वैल्यू देखूं तो कितनी आ रही है, 9, और इधर भी 3 और 3 क्या होंगे आपस में, मल्टीप्लाई। इसका मतलब इधर भी इंडिपेंडेंट टर्म्स की वैल्यू कितनी आ रही, 9। तो यहाँ से क्या हो गया, जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये क्या हो गया आपका। तो देखो कुछ बोलेंगे इतना ही करना है क्या, अरे इतना नहीं करना, ये एप्लीकेशंस आपको एग्जाम में लिखना है, ये जो स्टेटमेंट है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ये बताना है कि इधर भी 9 है और इधर भी 9 है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = 0। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर जो एप्लीकेशंस है वो कौन सा एप्लीकेशंस आएगा आपका। अब देखते हैं जो थर्ड एप्लीकेशन वो क्या आपका, जो थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इफ इन द इक्वेशंस बोथ द फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू of numerator, then the solution of the equations is obtained by putting the sum of denominator equal to 0। मतलब आपको ये देखना है जो इक्वेशंस है, देखो सेम ही ये जो फॉर्मूला है ना, हमने कहाँ पे पढ़ा है, सूत्र प्रावर्ती योजित में, जो m और n की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही, तो हम वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यदि सूत्र शून्य समुच्चय बोल दिया एग्जाम में, तो फिर क्या होगा। ठीक, तो अपने को दोनों तरीके से चल रहा है। यदि फॉर्मूला पूछ लिया तो वहां से m और n की वैल्यू आ गई, और a और b है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन आपको तो ये वाला यूज करना है। तो आप देखो यहाँ पे जो फ्रैक्शन से दे रखी इक्वेशन में, एक तो फ्रैक्शन आपकी ये है, उसके बाद एक फ्रैक्शन आपकी ये जो बहुत फ्रैक्शंस हैं, इनमें आप देखो इसमें न्यूमरेटर कितना है, 1, और इसमें भी न्यूमरेटर कितना है, 1। और यही यहाँ पे देखो ये लाइंस बोले कि बोथ द फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, मतलब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो सेम वैल्यू रख रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, जो इनका जो डिनोमिनेटर है इनका सम करेंगे और उसके इक्वल क्या कर देंगे, 0। और मैं भी ये बोल रहा था कि किसी ना किसी को 0 रखेंगे, लेकिन किसको रखेंगे वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा एप्लीकेशंस एप्लीकेबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो हियर इन बोथ फ्रैक्शंस न्यूमरेटर हैव सेम वैल्यू, सेम वैल्यूज, देन क्या होगा,
सम ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब इसमें जो सम ऑफ डिनोमिनेटर वो क्या हुआ, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, तो x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे, x और x तो क्या हो गया 2x प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यदि वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है तो विदाउट वेरिएबल वाले को क्या कर दो, उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी। अब ये जो 2 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी अपॉन 2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी अपॉन 2। तो जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट a प्लस बी अपॉन 2। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखो जो इक्वेशन है उसमें फ्रैक्शन ये भी गिवन है और सेकंड फ्रैक्शन आपका ये गिवन है। जो दोनों फ्रैक्शंस है उनमें देखो इसमें न्यूमरेटर क्या है m है और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है m। इसका मतलब दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो क्या सेम है, क्योंकि m दे रखा है इसका मतलब फिक्स है, यहाँ पे भी m है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर के सम करेंगे, तो दोनों डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक, 2 और 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 5x इज इक्वल टू माइनस 5, तो यहाँ से जो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी -1। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फोर्थ एप्लीकेशन देखते हैं। जो फोर्थ एप्लीकेशन है वो क्या है, if the sum of the numerators and sum of denominators of the fractions are same or in a definite ratio, then the sum of equal to 0 will give the solution of the equations। मतलब यदि आपके पास जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखी है, यदि दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का सम फाइंड करें, उसके बाद दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का सम फाइंड करें, यदि इक्वल आ रहा है इसका या तो इक्वल आएगा या फिर किसी ना किसी डेफिनेट रेशियो में आएगा, मतलब दोनों को डिवाइड करें तो कुछ ना कुछ रेशियो आपका आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो यदि ये इक्वेशंस आपको गिवन है तो फ्रैक्शन ये रहा, उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन आपका ये रहा। अब दोनों में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड करते हैं। जब न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले तो लिख लेता हूँ, इस तरीके से ही करना है आपको, सम ऑफ न्यूमरेटर्स क्या होगा 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5, तो कितना आएगा 2x और 2x क्या हो गया 4x प्लस 8। सेम इसी तरीके से ये तो फर्स्ट वाला ही चल रहा है ना, फिर क्या करेंगे सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3। तो 2x और 2x क्या हो गया 4x और 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। बताओ ये और ये क्या हो रहा है, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं। यदि दोनों सेम आ रहे हैं तो किसी को भी क्या करो इक्वल 0 कर दो, चाहे इसको कर दो चाहे इसको कर दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देन 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यदि इसको 0 कर रहे हैं तो ये 8 कहाँ जाएगा उधर -8, तो जो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 अपॉन 4, तो क्या होगा -2। यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है एप्लीकेशन कि फ्रैक्शन दे रखे हैं, फ्रैक्शन के यदि दोनों न्यूमरेटर को ऐड करें और दोनों के डिनोमिनेटर को ऐड करें तो या तो वो इक्वल आए या फिर किसी न किसी फिक्स रेशियो में आए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, किसी को भी 0 के इक्वल रखे, जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेकंड देखते हैं, तो सेकंड में क्या होगा देखो, जो सेकंड में क्या करेंगे सोल्व द इक्वेशंस। तो यहाँ पे भी देखो, तो यदि न्यूमरेटर को ऐड करें तो n इक्वल टू, मैं n का मतलब होगा न्यूमरेटर को ऐड करें, तो 3x प्लस 4 प्लस x प्लस 1, तो क्या आएगा 3x प्लस x क्या हो गया 4x और 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया। सेम इसी तरीके से यदि डिनोमिनेटर का सम करें तो क्या आएगा 6x प्लस 7 प्लस 2x प्लस 3, तो 6x और 2x क्या हो गया 8x प्लस
7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, यदि दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो ये देखो कि मैं सेकंड वाले में ऐसे क्या कॉमन लूं, या फिर ऐसे देखो कि किस में क्या मल्टीप्लाई करूं कि इक्वल हो जाए। मतलब किसी नंबर को यदि मल्टीप्लाई करने से इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब वो डेफिनेट रेशियो में है, तो आप किसी को भी इक्वल 0 करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो आया, यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आ जाएगा क्या, या फिर ऐसे करो कि इसको यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगा क्या। ठीक, तो आप ये देखो कि यदि किसी को मल्टीप्लाई करने से या किसी को किसी नंबर से डिवाइड करने से यदि वो इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो डेफिनेट रेशियो में, तो आप किसी भी ना किसी को भी चाहे 4x प्लस 5 को इक्वल 0 रखो, या फिर आपके पास जो डिनोमिनेटर का सम आए उसको 0 रखो, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो दोनों का सेम कैसे, तो यहाँ से यदि 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू कितनी होगी -5/4। यदि इससे फाइंड करने की कोशिश करें तो 8x इज इक्वल टू कितना होगा -10, और यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल टू -10/8, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा -5/4। बताओ यहाँ पे भी कितना आ रहा था -5/4, इससे भी क्या आ रहा है -5/4। ठीक है, इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। तो ये तो हो गया आपका सेकंड एग्जांपल, मतलब या तो सम इक्वल आए या फिर डेफिनेट रेशियो में आए। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है आपका एप्लीकेशन नंबर 5 उसको देखेंगे। वो क्या है, इफ द डिफरेंस of numerator and denominator of one fraction will be the same second fraction or their differences are in the definite ratio, then that difference is equal to 0, give the solution of the given equations। ध्यान देना, जो एप्लीकेशन नंबर 4 था और एप्लीकेशन 5 दोनों में डिफरेंस क्या है। एप्लीकेशन जो 4 था उसमें क्या था, एडिशन था, लेकिन एडिशन भी किसका था, डिफरेंट के न्यूमरेटर का। ठीक, उसके बाद डिफरेंट के डिनोमिनेटर, मतलब वो बोल रहा था कि न्यूमरेटर का सम करो, इसका मतलब आपको दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम करना है, और जब डिनोमिनेटर का सम करना है इसका मतलब दोनों के डिनोमिनेटर का सम करना है। लेकिन ये जो एप्लीकेशन है वो एक्चुअल में डिफरेंस का है, लेकिन जो डिफरेंस है वो किस तरीके से, वो है आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसका मतलब सेम के ही तो न्यूमरेटर लेना है और उसी का डिनोमिनेटर, दोनों का डिफरेंस देखना है, सेम ही इसको भी ऐसे डिफरेंस देखना है। अब बच्चे जो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज होते हैं वो यहीं पे होते हैं, क्योंकि जो इक्वेशन है वो तो सेम उसी टाइप की शो हो रही है जैसे आपकी एप्लीकेशन 4 में थी। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको दोनों लगाने, एप्लीकेशन नंबर 4 भी लगाना और एप्लीकेशन नंबर 5 भी लगाना, दोनों से आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, तो मैं यदि इसी में एप्लीकेशन नंबर कौन सा लगा दूं, 4 लगाऊं, 4 लगा के देखेंगे, सेम एप्लीकेशन नंबर हम इसमें 5 भी लगा के देखेंगे। तो आपको देखो करना क्या है, देखो यदि मैं डिफरेंस लूं, डिफरेंस किस किस का, न्यूमरेटर माइनस इनका, तो क्या आएगा 3x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 1, ये हुआ। ठीक, तो 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस कितना आ जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो 3x माइनस 2x तो क्या होगा x, उसके बाद ये कितना आएगा +3। ठीक, ये तो कौन सी फ्रैक्शन के लिए हुआ, फ्रैक्शन नंबर फर्स्ट के लिए। अब हम किसके लिए करेंगे, फ्रैक्शन नंबर सेकंड के लिए। जो सेकंड है उसके लिए देखो क्या करेंगे, सेकंड के लिए जो डिफरेंस फाइंड करें तो क्या होगा x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, अब यदि इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा -2x प्लस 5, तो इनको देखो x माइनस 2x, इसका मतलब -x, और यहाँ से कितना आ जाएगा -3। अब देखो या तो बोला था कि डेफिनेट रेशियो में आए या फिर आपके क्या हो इक्वल आ जाए, तो इन दोनों में आप देखो क्या हो रहा है, x प्लस 3 आया और यहाँ पे -x माइनस 3 है। मैंने बोला था कि किसी भी नंबर से, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ्रैक्शन हो, यदि एक नंबर को मल्टीप्लाई करे या फिर डिवाइड करे तो जो सेकंड आ रहा है इसका वो डेफिनेट रेशियो में, यदि मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये आ जाएगा क्या, बिल्कुल। यदि मैं इसको -1 से यदि डिवाइड कर दूं तो क्या ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, डेफिनेट रेशियो में आ गए। अब किसी को भी 0 रख लो, चाहे इसको 0 रखो चाहे इसको 0 रखो, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये हो गया। अब क्या करेंगे कि कुछ बच्चों का जो कंफ्यूजन है वो ये होता है कि हम
ये भी तो देख सकता है, प्लस भी तो देख सकते हैं। तो प्लस कैसे देखेंगे, इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, यदि डेफिनेट रेशियो या इक्वल आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको जीरो। तो देखो 3x प्लस एक्स कितना होगा, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 4x प्लस 4 माइनस 8, इसका मतलब -4 आ गया। ये तो किसका आ गया, न्यूमरेटर का। यदि डिनोमिनेटर की बात करें तो 2x और 2x क्या हो गया, 4x प्लस 1 और -5 मतलब -4। दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो भी लगा सकते हैं, वो भी लगाएंगे तो किससे भी एक के इक्वल क्या कर दो, जीरो। तो जीरो करेंगे तो 4 इधर आएगा तो 4x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4/4 कितना आ गया, 1। तो यहाँ से तो कितनी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू -3। इसका मतलब रॉन्ग है क्या, रॉन्ग है नहीं है, दोनों क्या है, करेक्ट है। अब आप देखो कि ये जो फॉर्मूले बता रहे हैं इनमें केवल आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, मतलब x की ओनली 1 वैल्यू मिलेगी, चाहे वो कोई वैसे भी मिले। अब 2 कैसे आई, यहाँ पे -3 आ गया और वहां पे 1 आ गया। तो आप खुद देखो कि जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सोल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक में जो भी है वहां पे x की वैल्यू कितनी आती है, मतलब कितने रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। अब वो जो 2 रूट्स हैं यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू -3 आ गया और एक x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपके कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में। इसका मतलब यदि एग्जामिनर यदि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो आपको दोनों तरीके से देखना है, प्लस भी करके और माइनस भी करके, और दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है। तो आपको ये मेथड क्या है, इससे -3 आया और ये वाला मेथड लगाया तो कितना आया, 1 आया। तो जो एक्चुअल में यदि इसको क्वाड्रेटिक से करोगे तो x की वैल्यू दोनों आंसर आएंगे, -3 भी आएगा और 1 भी आएगा। इसका मतलब -3 भी करेक्ट है और 1 भी करेक्ट है। जो सिक्स्थ एप्लीकेशन है वो क्या है आपका, सिक्स्थ एप्लीकेशन क्या है, इफ एनी इक्वेशंस each side of contains two fraction and numerator in each fraction be the same, the sum of the denominators in the LHS fraction and the sum of the denominator in the RHS fraction are the same, that equal to 0 will give the solution of the equations। मतलब करना क्या है आपको, ये बोल रहा है कि इन द इक्वेशन इस साइड कंटेन्स टू फ्रैक्शन, मतलब यहाँ पे भी देखो 2 फ्रैक्शंस आ गए LHS में भी और RHS में, मतलब पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी, तो कर ठीक। एंड न्यूमरेटर्स इन ईच फ्रैक्शन बी द सेम, मतलब यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस है, कितने फ्रैक्शंस हो गए टोटल, 4 फ्रैक्शन। अब जो 4 फ्रैक्शंस है सभी में न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ, इसका मतलब या ये भी हो सकता है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, जरूरी नहीं है कि 1 आए, कुछ भी आए, लेकिन चारों जगह पे 4 फ्रैक्शंस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ठीक। बी द सेम द सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स इन LHS, मतलब LHS के डिनोमिनेटर का सम फाइंड करो एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर्स इन द RHS फ्रैक्शंस। अब देखो LHS में जितने फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर का सम फाइंड करो और RHS में फ्रैक्शंस है उनके डिनोमिनेटर का सम फाइंड करो, ठीक। तो क्या करते हैं हम, देखो यदि हम LHS की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 7 प्लस x प्लस 9, तो देखो कितना आएगा 2x प्लस 16। यदि हम RHS की बात करें तो RHS की बात करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 6 प्लस x प्लस 10, तो x और x क्या हो गया 2x प्लस 16। क्या दोनों सेम है क्या, ये बोला है फ्रैक्शंस आर सेम देन दैट इक्वल टू 0 विल गिव द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, मतलब यदि इनका सम इक्वल आ गया तो आप किसी के भी इक्वल क्या कर सकते हो, 0, तो इसके इक्वल क्या कर दो 0। तो यहाँ से क्या करेंगे 16 इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू -16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा -16/2 आएगा, तो ये कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया x की वैल्यू -8, ठीक है। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन देखता हूं, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, सेकंड क्वेश्चन में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नहीं हो रही है, देखो LHS और RHS, LHS में कितने फ्रैक्शंस हैं 2 और RHS में कितने फ्रैक्शंस हैं 2, क्या सभी के जो न्यूमरेटर है सेम है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब हम क्या करके देखेंगे, अब डिनोमिनेटर का सम करेंगे, तो डिनोमिनेटर का सम करेंगे तो x - 8 प्लस x - 9, ये कौन से केस की बात चल रही है, LHS, तो x और x कितना होगा 2x - 17, ये हो गया। यदि मैं RHS की बात करूं, RHS की बात करूंगा तो क्या आएगा x - 5 प्लस x -
12। तो x माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 12, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x और x क्या हो गया 2x, और ये कितना हो जाएगा -17। क्या ये जो दोनों आए ये और ये क्या सेम है क्या? यदि सेम है तो आप किसी को भी इक्वल 0 कर दो, तो सेम को इक्वल 0 करोगे तो 2x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 17/2। ये आपका आंसर हो गया, जो x की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा एप्लीकेशन था, 6th एप्लीकेशन। इस तरीके से सूत्र शून्य समुच्चय के सभी एप्लीकेशन आपके कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिवाइड, और डिवाइड के भी कितने मेथड है, 3 मेथड्स हैं। पहला निखिलम, दूसरा सूत्र प्रवृत्ति योजित, और तीसरा दवजाम। उन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिवाइड। अब देखो जो निखिलम वर्ड आ गया, जहाँ पे भी निखिलम आ जाता है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ बेस डेविएशन वगैरह का कुछ सिस्टम होगा। ठीक, तो यहाँ पे भी सिस्टम तो वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेस कैसे आइडेंटिफाई करें वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक, क्यूब स्क्वायर इनमें तो क्या करते थे, नंबर ऑफ डिजिट्स देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा अलग मेथड करेंगे। वो कैसे, देखो सेम ही होता है वैसे, बेस और सब बेस डिजिट वगैरह आइडेंटिफाई करने का तरीका तो सेम ही होता है, लेकिन हम क्या करते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, हम उनको चेंजेस कर लेते हैं धीरे धीरे कि भाई इसमें हम ऐसे ले लेंगे, इसमें ऐसे ले लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो बेस लेंगे, देखो बेस में एक चीज और बता देता हूँ कि बेस चाहे कहीं पे भी लेवा, बेस केवल आप 10, 100, 1000, मतलब जो 10 की पावर्स है उन्हीं में आप बेस आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब उन्हीं को बेस आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक, उसके बाद यदि बीच वाले नंबर्स आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सब बेस डिजिट का यूज करता है। ठीक, अदरवाइज यदि हम 10, 20, 30, 40, 50 इन सभी को बेस ले लेते तो क्या मैं सब बेस डिजिट का कुछ मतलब होता है क्या यहाँ पे सब बेस डिजिट का कुछ यूज होता है क्या, कोई मीनिंग ही नहीं था, मीनिंगलेस था। ठीक, तो हमेशा जो बेस है वो 10 की पावर में होगा, उसके बाद सब बेस डिजिट को यूज करके हम 20, 30, 40 ऐसे चलते हैं। लेकिन जो यदि निखिलम मेथड से डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको जो बेस है, मतलब जो डिवाइजर है वो बहुत ही आसपास देगा, बेस के आसपास। तो यहाँ पे जो नंबर दे रखा वो क्या दे रखा, 97। यदि 97 को देखो इसमें जो बेस आइडेंटिफाई करोगे डिवीजन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल ये देखना पड़ेगा कि वो नंबर्स इनके किसके आसपास आ सकता है, उसी को हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। तो यार देखो 97 किसके आसपास आ जाएगा, 100 के आसपास। इसका मतलब ये यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो बेस है वो कितना हो गया, 100 हो गया। डिवाइड में मतलब डिवीजन में आपको कहीं पे भी सब बेस वाला लफड़ा नहीं पाना। ठीक, ये 100 आ गया। जब बेस आ जाता है तो आप क्या फाइंड करोगे, डेविएशन। डेविएशन क्या होगा, नंबर माइनस बेस। ठीक, तो नंबर तो क्या हो गया 97 माइनस 100। अब देखो 0, 3, यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब मैं एक चीज बताता हूँ कि जब भी आपके पास जैसे बेस आया 10 लिया, या फिर बेस आप 100 लोगे, या फिर बेस आप 1000 लोगे, तो डेविएशन है उसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होने चाहिए। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है कि जितने बेस में आपके जीरोज हैं उतने ही डिजिट्स आपके डेविएशन में होनी चाहिए। मैंने वहां पे क्यूब स्क्वायर इनमें क्यों नहीं बताया कि वहां पे यूजलेस था, वहां पे कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन डिवाइड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ गए होंगे कि जितने जीरो हैं बेस में उतने ही डिजिट्स किस में होने चाहिए, आपके डेविएशन में। जैसे सिंपल है, इसको ये भी तो लिख सकता था मैं, -03 आएगा। ठीक, मैं इसको ये भी लिख सकता था कि -3, लेकिन मैंने -03 क्यों लिखा, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ पे जो बेस है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। इसका मतलब यहाँ पे भी कितने डिजिट्स आने चाहिए, 2। लेकिन 3 में तो 1 है, तो 0 इधर लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 0 किधर लगाना पड़ेगा आपको, इस साइड लगाना पड़ेगा। तो डेविएशन कितना हो गया 0.3, माइनस का आया। अब देखो जो माइनस का डेविएशन आया वो आपको निकलम में आपको उसको पॉजिटिव लेके चलना है, चाहे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए वहां पे साइन का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये जो 3 आया इसको आपको क्या मानना है कि 0.3, 3 नहीं 0.3, तो डेविएशन कितना मानेंगे यहाँ पे 0। ये आ गया, बेस ही मान लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड के लिए आपको 3 कॉलम्स बनाना है, 1, 2,
ये 3 कॉलम्स। इस तरीके की आपको डिजाइन बनानी। ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड और ये आपका थर्ड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये आपका। ठीक है, अब क्या करना आपको, ये देखना है कि बेस में कितने जीरोस। बेस में जितने जीरो होंगे आपके ये जो नंबर है 1245, इसके उतने ही डिजिट्स आपके थर्ड कॉलम में चले जाए। इसका मतलब यहाँ पे जो 45 है वो तो कहाँ जाएगा, थोड़ा थोड़ा इनके अंदर गैप आपको देना है। उसके बाद जो बचे हुए डिजिट्स है वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब देखो क्या करना है, उसके बाद किससे डिवाइड कर रहे हैं, 97 से। इसको यहाँ पे लिख लिया, मतलब ये सेम लेवल में होनी चाहिए। उसके बाद ये देखो डिवीजन कितना आया, 3 आया या 03 आया, तो -03, लेकिन आपको यूज कितना करना हमेशा, प्लस का 03। कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, निकलम में। परावर्तन में हम अलग तरीके से देखेंगे, मेथड ये रहेगा, लेकिन वहाँ प्लस माइनस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। तो जो फर्स्ट डिजिट आता है उसको एज इट इज नोट कर लिया, ऐसे कैसे हमेशा यही करना। फिर जो ये आया इसको हमें मल्टीप्लाई करना डेविएशन से। ठीक, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा, मतलब डिजिट्स के नीचे डिजिट्स आने चाहिए। आगे जा रहा है तो आगे जाने दो। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, हम सम करेंगे। सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। अब ये जो 2 आया, ये जो 2 आया, इसको क्या करना आपको, इस 2 को भी यहाँ से मल्टीप्लाई करना, मतलब लास्ट डिजिट यहाँ पे जो आएगा उसको भी यहाँ पे आपने वापस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम उस कॉलम में पहुंच जाएंगे तो फिर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना। तो जब 2 आया इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0 और कितना आएगा, 6। ठीक, अब क्या करना है कि इधर जो पार्ट मिला उनको हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब ऐड करेंगे तो देखो 5 और 6 कितना आएगा, 11, 1 यहाँ चला गया, तो 4 और 3 7 और 18। ठीक, अब ये देखना है कि जो इधर आया, जो इधर आया वो इससे डिवाइजर से कम है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब इसी को क्या मान लेंगे हम, ये क्या हो जाएगा आपका, रिमाइंडर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, क्वोशंट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। मतलब यदि आप इसको डिवाइड कर रहे हो किसको, 1 2 4 5 को, किससे, 97 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 112, तो आपका क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 80। ठीक, अब दिक्कत ये है कि यदि ये आपका डिवाइजर से ग्रेटर आ गया तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी आपको फर्दर अगेन बाद में सोल्व करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे +1 करके इधर माइनस उतने सेपरेट करना पड़ेगा। अब हम जो डिवीजन पढ़ रहे हैं, जो डिवीजन में हम पढ़ेंगे सूत्र प्रवृत्ति योजना से कैसे डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 13,385 को 131 से डिवाइड करना है। तो देखो सूत्र प्रावर्तक योजित यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है वह जो आपका निखिलम मेथड है वो ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है, देखो निखिलम मेथड में क्या कर रहे थे कि जो भी आपके पास डेविएशन आ रहा है उसको चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, हमेशा किसका लेके चलना है, वहां पे प्लस का लेके चलना है। दोनों मेथड सेम है, डिवाइड करने का मेथड सेम है, लेकिन जो आपका डिविजन आएगा केवल उसमें डिफरेंस होगा। जो निखिलम है, निखिलम के अंदर डिविजन आपका हमेशा किसका लेना है, पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। लेकिन जो सूत्र प्रवर्तक योजित है इसमें आपका जो डिविजन यदि प्लस का आ रहा है तो माइनस का लेके चलना पड़ेगा, यदि माइनस का आ रहा है तो किसका लेके चलना पड़ेगा, प्लस का लेके चलना पड़ेगा। अब देखो यदि इसका डिविजन, देखो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, क्योंकि जो कंफ्यूजन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन है, सबसे भयंकर वाला, वो क्या है, देखो यहाँ पे आपका डिविजन क्या हो सकता है, एक तो प्लस आ सकता है और या फिर किसका आएगा, माइनस का आएगा। यदि आपके पास डिविजन प्लस का आ गया और माइनस का आ गया, यदि आप निखिलम मेथड से जा रहे हो, यदि आप निखिलम मेथड से डिवाइड कर रहे हो तो चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, दोनों केस में ही आपको डिविजन को किसका लेके चलना पड़ेगा, प्लस का लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यदि आप परावर्तक योजित से जा रहे हो, यदि इस मेथड से जा रहे हो तो यदि आप प्लस से जा रहे हो तो उसको कैसे लेके चलना पड़ेगा, माइनस का, और यदि माइनस का आ रहा है तो उसको किसका लेके चलना पड़ेगा, आपको प्लस का लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों में देखो कंपेयर करो कि जब भी आपके पास डिविजन नेगेटिव आ रहा है तो निखिलम में भी हम उसको क्या लेके चलना है, प्लस, और परावर्तन में भी उसको क्या लेके चलना है, प्लस। इसका मतलब दोनों केसेस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब आपके पास डिविजन नेगेटिव आ रहा है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता
कि आप वहां पे चाहे निकिलम यूज करो चाहे परावर्तय यूज करो, लेकिन एग्जाम में बोलेगा परावर्तय यूज करो, तो सिंपल बस उसको ये बोलना है कि माइनस आया, डिविजन हमने प्लस यूज किया है, ठीक है। जो मेथड होगा वो दोनों का मेथड सेम ही है, लेकिन यदि प्लस आ रहा है तो आपको डिविजन को क्या लेके चलना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इस केस में प्लस वाले केस में निकिलम में और परावर्तय में डिफरेंस होता है, जबकि माइनस वाले केस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या करना है आपको, यदि निकिलम जैसा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या चलेगा, बेस डेविएशन चलेगा। तो देखो जो नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमेशा बेस वगैरह किस में देखते हैं, इसी के अंदर डिवाइजर के अंदर तो देखेंगे। तो देखो बेस कितना लेंगे, मैंने बताया था कि डिवाइड के अंदर आप बेस ले रहे हो तो केवल ये देखना है कि जो वैल्यू है वो 100 के पास है, 10 के आसपास है या फिर 1000 के आसपास। तो ये वैल्यू किसके आसपास है, 131, 100 के आसपास। तो यहां से यदि मैं डेविएशन फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर माइनस बेस। तो नंबर तो 131 माइनस 100, तो कितना आया 31। अब मैंने ये बोला था कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, जितने आपके बेस में 0 है। ये किस में, ओनली डिवीजन में, ठीक है। ये कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, परावर्तय। परावर्तय का मतलब क्या हो गया कि जो 31 है उसको क्या कर लेंगे हम, माइनस 31 का। ये ओनली ये जो लैंग्वेज है ये परावर्तय इज इक्वल टू, ये किस में लिखेंगे हम, केवल परावर्तय वाले में, क्योंकि निखिलम में तो हमेशा हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब देखो ये माइनस कर लिया, इसको कभी कभी बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है 31 मतलब 3 और ये, ठीक है। तो आपको इससे भी लिखना आना चाहिए। अब क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से हम कितने कॉलम्स बनाते हैं, निखिलम में कितने कॉलम्स बनाए थे, 3। इसका मतलब यहाँ पे भी कितने कॉलम्स बनाएंगे हम, 3 कॉलम्स बनाएंगे, ठीक। ये 3 कॉलम्स आपके बन गए। फिर जो क्वेश्चन आता है कि इस वाले कॉलम में कितने डिजिट्स रखने, इसमें कितने रखने, उधर क्या रखने, ठीक। अब ये देखो कि बेस में कितने 0 है, 2। इसका मतलब यहाँ पे 131 आ रहा है, ये जो है आप किस में डिवाइड कर रहे हो, 133 85 में। इसका मतलब इधर जो डिजिट होंगे वो 2 डिजिट तो इधर हो जाएंगे, जो बचे हुए डिजिट किधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। कर लिया। उसके बाद किससे डिवाइड कर रहे हो, 131 से, तो इसको तो यहाँ लिख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेविएशन को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, लेकिन 31 लिखेंगे या फिर ये ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस का, ठीक है। अब क्या करते हैं निखिलम में, इस वैल्यू को ऐसे कैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब ये वैल्यू आ जाती है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करता है, इससे। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 बार। ऐसे सपोज ऐसे मान लेना कि 3 भी माइनस का और 1 भी माइनस का है, उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, एडिशन करते हैं, लेकिन ये तो 3 प्लस का और ये किसका है, माइनस का। तो 3 और 3 क्या हो गया, 0 हो गया। अब जब ये नंबर आ रहा है तो 0 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि उस वाले कॉलम में चले जाते हैं, उसके बाद हम नहीं करते, तब तक तो करते रहते हैं जब इस कॉलम में रहेंगे। तो 0 से करेंगे तो ये तो क्या होगा, यहाँ पे देखो यदि 0 को 3 से करूंगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा। जब यहाँ पे इनको देखेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। अब ये जो आ गया है उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस वाले कॉलम में जो नंबर आएगा उसको नहीं करेंगे, यहाँ तक तो कर रहे हैं। अब यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइन के ऊपर ही आएगा, लाइन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, फिर 2, तो यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, ठीक। अब यदि इनको भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ये लाइन एक्चुअल में इस तरीके से, तो यहाँ पे देख 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2। अब ये देखो क्या यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 131 से कम है क्या, है बिल्कुल। तो इसको तो क्या मान लेंगे हम, ये तो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आई वो क्या हो जाएगी आपकी क्वेसेंट हो जाएगी, ठीक। इस तरीके से आपको इनको सोल्व करना है। तो परावर्तय और निकलम में आप कंफ्यूज नहीं हो।